कई मौकों पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर चुके भारत के जाने माने वकील, फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या भारत जो भी कह ले, हरीश साल्वे ने लंदन में रविवार को तीसरी शादी की। उनकी शादी के जश्न में ललित मोदी और मोइन कुरैशी शामिल हुए। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर कई वीडियो बहुत से लोगों ने, बहुत से यूजर्स ने वीडियो शेयर किए हैं जो बात के गवाह हैं कि हरीश साल्वे ललित मोदी किस कदर दोस्ताना संबंध रखते हैं। भारत के कानूनों का उल्लंघन करने वाले, वित्तीय फ्रॉड करके विदेश भाग जाने वाले ललित मोदी और मोइन कुरैशी का हरीश साल्वे की पार्टी में मौजूद होना गंभीर साठगांठ, भ्रष्टाचार का गंभीर साठगांठ दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हरीश साल्वे मोदी सरकार द्वारा गठित की गई उस समिति के भी सदस्य हैं जिसे वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं को तलाशने के लिए तैयार किया गया है। इस वन नेशन वन इलेक्शन समिति के मुखिया हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भ्रष्टाचारियों पर कठोर कार्रवाई करने का दावा करने वाली मोदी सरकार के नुमाइंदे भारत की जनता का पैसा लूटने वालों के साथ जश्न मना रहे हैं। ये कैसा नेक्सस है? ये बहुत गंभीर प्रश्न है जिसका जवाब जनता मांग रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? द टेलीग्राफ अखबार ने इस पर भारत के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से बात की है, सवाल पूछे हैं। शादी में ललित मोदी के मौजूद रहने का क्या मतलब है? तो हरीश साल्वे क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि ये बकवास है। ललित मोदी या मोइन कुरैशी में से कोई भगोड़ा नहीं है। मोइन भारत में रहते हैं, ललित मोदी भगोड़े नहीं है। साल्वे कहते हैं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में ललित मोदी का केस लड़ा है। ललित से दोस्ती को लेकर मैं ओपन रहा हूं। मोइन भारत में रहते हैं और उनको विदेश यात्रा करने की अनुमति है। वो ब्रिटेन आते रहते हैं। लेकिन दर्शकों को एक जानकारी देना चाहेंगे कि 2013 में अरुण जेटली वाली बीसीसीआई जांच समिति ने ललित मोदी को वित्तीय अनियमितताओं और 8 मामलों में दोषी ठहराया था। मीट कारोबारी मोइन कुरैशी पर भी टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप हैं कि कांग्रेस आला कमान का इन्हें संरक्षण मिला हुआ है। नरेंद्र मोदी ने खुद कई बार रैलियों में इस बात का जिक्र किया, लेकिन 2014 के बाद से इन पर कोई सख्त कार्रवाई होती नजर नहीं आई और ये भी आरोप लगे कि सीबीआई डायरेक्टर से साठगांठ भी इनकी रही है। ऐसे आरोप लगते रहे हैं। विपक्ष ने अब इस पूरे मसले पर हैरानी जताई है। शिवसेना की सांसद हैं यूबीटी ग्रुप की प्रियंका चतुर्वेदी। उन्होंने सवाल उठाए कि कैसे ललित मोदी सरकार के पसंदीदा वकील हरीश साल्वे के शादी में शामिल हो सकते हैं। कुछ सवाल जो हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने उठाया जाए। ये सवाल क्या है, आज के देख लेते हैं। संसद में मोदी सरकार का विदेश मंत्रालय ये जानकारी देता है कि ललित मोदी फ्रॉड हैं। पूर्व सॉलिसिटर जनरल साल्वे कहते हैं कि ललित मोदी भगोड़े नहीं हैं। विदेश भाग चुके 72 भारतीयों की भारत सरकार की लिस्ट में ही ललित मोदी का नाम शामिल है। क्या साल्वे जैसे वकील को ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन समिति में रहना चाहिए? उन्हें क्यों नहीं इस समिति से बाहर निकाल देना चाहिए? क्या साल्वे की ललित मोदी और मोइन कुरैशी से संबंधों की जांच होनी चाहिए? किस तरह का ये भ्रष्टाचार हो सकता है? सवाल उठ रहे हैं। 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए हैं हरीश साल्वे। क्या ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए? क्या इनसे सम्मान वापस लिया जाना चाहिए? ये भी हम प्रश्न उठाते हैं क्योंकि बात है देश की जनता के साथ हुए धोखे की, फ्रॉड की, छलावे की। हमारे साथ बेहद ही विशिष्ट पैनल जुड़ा हुआ है। आइए स्ट्रेट टॉक में उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भोपाल से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं दिनेश गुप्ता सर। बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ गुजरात से जुड़ चुके हैं दिलीप गोहिल सर, वरिष्ठ पत्रकार। सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। दिनेश सर, मैं आपसे ये प्रश्न लेना चाहती हूँ कि आपका क्या कहना है जब ये तस्वीरें सामने आती हैं, तो क्या लाचारी महसूस होती है कि जनता के साथ ये क्या हो रहा है मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत की जनता के साथ? दिनेश सर। जी बिल्कुल नहीं, देखिए हैरानी होती है जिसको लेकर पूरे देश में इतनी चर्चा होती है, जिसको लेकर हमने देखा था कि राहुल गांधी जी को उनकी संसद की सदस्यता गई थी। ये सारी चीजें तो थी ना। यदि राहुल गांधी ने ये कहा था कि मोदी ही क्यों सरनेम होता है, तो ये मोदी सरनेम को लेकर सारी चीजें थी, जिसके कारण मामला कोर्ट तक पहुंचा, चर्चा में आया। उनका जो कहने का आशय था, मुझे लगता है कि लोगों को अब उसको डिकोड कर लेना चाहिए कि वो किस संदर्भ में बात कर रहे थे, कि किस तरह से ये लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। अन्यथा कोई मुश्किल नहीं होता। भारत की किसी भी एजेंसी के लिए मुश्किल नहीं होता कि कौन सा आदमी दुनिया के किस कोने में है। और ये तो इतना क्लोज
रिलेशन है इसमें, तो हम देख रहे हैं क्योंकि बहुत पारिवारिक इनका आयोजन था, पारिवारिक पार्टी थी, कुछ भी ये दिख रहे हैं। तो साल्वे जी तो सरकार के भी वेलविशर कहे जाते हैं, सरकार से उनका एसोसिएशन है, तो उन्हें तो ये और मदद करना चाहिए थी सरकार की कि देखिए साहब मेरा एक क्लाइंट है वो सरेंडर करने को तैयार है, यदि आप वो भगोड़ा नहीं है ये आके वो देश में आके ये बात करें, उसको लेके आके कहें भगोड़ा नहीं है तो देश में आ जाए, उसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए ना। क्यों आपको देश से दूर रहना चाहिए? कोई भी शख्स होगा, देखिए एडवोकेट किसी का भी केस लड़ सकता है जी उसका प्रोफेशन है, उसको संरक्षण है कि वो सरकार उससे कोई पूछताछ नहीं करेगी और उनसे इस तरह की चीजों पर कोई सवाल जवाब नहीं करेगी। लेकिन जब सरकार किसी महत्वपूर्ण समिति में, किसी संवैधानिक समिति में जो संविधान में संशोधन का सुझाव देने वाली हो, ऐसी समिति में यदि कुछ लोगों को रखती है तो उनको इस आधार पर नहीं रखा जाना चाहिए कि वो सरकार की क्लोज है कि नहीं, सरकार में बैठे हुए लोगों की क्लोज है कि नहीं, उनकी इंटीग्रिटी भी देखी जानी चाहिए कि वो किस तरह के केस लड़ते हैं, किस तरह के क्रिमिनल के क्लाइंट उनके पास हैं। तो जब आप ये देखेंगे कि जो देश की राष्ट्रभक्ति की जो बात होती है उससे ये मैच नहीं करती है सारी चीजें। तो सरकार को बहुत सारी चीजों पर जब इस तरह के फैसले लेते हैं तो एक लगता है हमें कि 2014 में जिस तरह का माहौल हमने देखा था वो 2023 में तो उसके विपरीत सामने आ रहा है। इन लोगों को कहीं और होना चाहिए, हमारे देश में अदालत की कार्रवाई होना चाहिए थी, वो आराम से पार्टियां कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि वो आराम से पार्टी करे और किसी ऐसे वैसे शख्सियत की पार्टी नहीं है सर, ये हरीश साल्वे की पार्टी है जो कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो समिति है उसके सदस्य बनाए गए हैं। एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा जो है वो पोजीशन उनको दी गई है और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे व्यक्ति को इस समिति में ही शामिल रखे रहना चाहिए, क्यों नहीं उन्हें इस समिति से बाहर कर देना चाहिए। दिलीप सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप सर, आपसे जो प्रश्न मैंने किया था मैं चाहती हूँ कि आप बात पूरी करें। ये मतलब दोनों को हम अलग कर सकते। सर उन्होंने कहा कि मैं वकील हूं और मेरे रिश्ते हैं, मैं उनका वकील रह चुका हूं, ठीक है आप किसी के भी वकील बन सकते हैं, लेकिन हरीश साल्वे है वो कोई नॉर्मल एडवोकेट नहीं है। हमें ये देखना है कि वो सिर्फ वकालत नहीं कर रहे हैं, अब हमें वो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो सरकार के साथ बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं, वो सत्ताधारी पार्टी है, उनसे उनके जो अभी जो रिश्ते हैं वो बहुत गहरे हो चुके हैं। वो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि शायद उनकी ही पार्टी में है और उनको जैसे आपने बताया एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है उसमें इसको लिया गया है। इसका मतलब उनको आप जो कुछ बोले करे उन पे सबकी नजर रहेगी। ये सिर्फ अगर एक बड़े एडवोकेट होते और अपने क्लाइंट के साथ वो मिलते वो बात अलग होती थी। ये क्लाइंट से मिलने वाला मामला नहीं है। आप सामाजिक स्तर पे किसी को मिल रहे हो, आपका एक अलग प्रकार का रिश्ता है और आप जब इतने बड़े वकील हैं, आप क्लियरली भारत सरकार के साथ एडवोकेट जनरल के तौर पे भी एक जमाने में जुड़े हुए थे सॉलिसिटर जनरल के रूप में, और अभी जो आपका रिश्ता है, अभी जो सत्ताधारी पार्टी के साथ आपके रिश्ते हैं, वो देख के अगर ऐसे कोई व्यक्ति के साथ आप दिखाई देंगे तो जरूर सवाल खड़े होंगे। हम सबको वापस लाएंगे। जैसा कहा गया था कि ये जो सब भाग गए हैं और जो भाग जा रहे हैं हम उन सबको पकड़ के वापस लाएंगे। आज तक किसी को वहां से लाना संभव नहीं हुआ है। तो ये सीरियसनेस नहीं है सत्ताधारी पक्ष की और उनके साथ जुड़े हुए लोग जब इस तरह से उनके साथ ब्रेक ले लेते हैं, मिलेंगे उनके साथ पार्टी करेंगे तो ये ऐसी कोई सीरियसनेस नहीं है इस सरकार में। ताजा तस्वीरें जो कि सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो चुकी है। हमारे साथ दिनेश गुप्ता भी बने हुए हैं, दिलीप गोहिल भी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है खास। दिनेश सर, मैं समझना चाहूंगी कि पिछली बार जब खबर में आए थे ललित मोदी तब उन्होंने कहा था कि मैं भी राहुल गांधी के खिलाफ जो है मानहानि का मुकदमा करूंगा मैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है पूरे मोदी समुदाय का जो है अपमान किया है उन्होंने, इस तरह की बात वो करते हैं, तब भी ये प्रश्न उठे थे। और अब ये तो तस्वीर साफ कर देती है कि एक नेक्सस है जो मिल के जो ये सरकार को भी प्रभावित कर रहा है और कहीं ना कहीं सरकार के फायदे के जो कर्म है वो कर रहा है और विपक्षियों को सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है। जो जांच एजेंसियां हैं उन पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है सर? पिछले 9 वर्षों में जांच एजेंसियों ने इस पर क्या कार्रवाई की ललित मोदी पर? सवाल महुआ मोइत्रा ने दोबारा पूछा है। तो नेक्सस है, ये स्थापित हो गया, ये नेक्सस है जी। जो ललित मोदी हैं उनको कौन संरक्षण तेरा चैनल क्या है ये सामने है, इसमें कोई किसी को बहुत डाउट की अब जरूरत नहीं है।
कोई भी पॉलिटिशियन अपनी पब्लिक लाइफ में किसी भी तरह का भाषण दे, लेकिन इस तरह की जब तस्वीरें लोगों के सामने होती हैं तो फिर वो नेक्सस को ही देखता है कि हाँ इस तरह का नेक्सस है। ललित मोदी ने जो कहा था वो भारत में आके करके उनको दिखाना चाहिए था। वो उनको भी एक जो है केस राहुल गांधी के खिलाफ लगाना चाहिए था। तो भारत वो आते क्यों नहीं है? उनको आना चाहिए ना कि वो आके जो है यहाँ एक केस लगाए। भाई हरीश साल्वे जी से यदि उनको अदालत में यही केस लगवाना है कि भाई अमेरिका में बैठे बैठे, तो फिर बात दूसरी है। देखिए जो सरकार है जिस तरह की बातें करती है, और आज की तारीख में तो ये हो गया कि ये किसी और राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति का काम होता तो आप जानते हैं देश में भी कितना बवाल हो रहा होता। ईडी, सीबीआई जितनी एजेंसियां हैं वो सारी एक्टिव हो गई होती। तो आज की स्थिति में आप देखिए किसी का भी कोई रिएक्शन नहीं है, ना तो सीबीआई का है और ना किसी अदर एजेंसी ने इस पर कोई कॉग्निजेंस लिया है। क्या हमें इस बारे में कोई पहल करना है, कोई टीम भेजना है, हमको ललित मोदी को लाना है पूछताछ के लिए कि वो क्यों चले गए? तो ये बताता है ना कि इतने हाई लेवल का यदि आपको संरक्षण होगा तो फिर कोई आप पर हाथ नहीं डाल पाएगा। और ये एक नहीं कई मामलों में लगातार साबित हुआ है। और जो सत्ताधारी दल की जो रणनीति रहती है, क्या आप आक्रामक ढंग से एक बहुत ऑफेंसिव तरीके से जो है विपक्ष पर हमला करिए, उनके आरोपों पर एक साथ सारे लोग जवाब देने के बजाय उन पर एक साथ एक और सवाल खड़े कर दीजिए। इसके कारण क्या हो रहा है, जो मुद्दा है, जो जनता के बीच में जो मुद्दा होता है, वो कई बार उस मुद्दे को ठीक से वो उभर के सामने नहीं आ पाता और सत्ताधारी दल इसी का लाभ उठाता है। यदि आपने पुराना बता दिया कि कांग्रेस सरकार में ऐसा हुआ था, इस तरह के आरोप करके चीजों को डाइल्यूट करने की कोशिश की जाती है और अपने ग्रेवा में झांकने की कोशिश नहीं करती। जी, आपने सही कहा। दिलीप सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जांच एजेंसियां अब जैसे ईडी है या फिर सीबीआई है, बहुत तेजी से काम करती है, बहुत तेजी से रातों रात जो है सुबह सुबह भी पहुंच जाती है जांच एजेंसियां और कार्रवाई करती है। लेकिन इन जांच एजेंसियों को अब तक जो है ना ही मामले सौंपे गए, ना ही खुद जो है कॉग्निजेंस, दोनों ही जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मोइन कुरैशी भी इस आरोप का सामना कर रहे हैं। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी ने रैली में कहा कि कांग्रेस आला कमान का इनको संरक्षण मिला हुआ है। इसके बावजूद किस तरह से 9 वर्षों में कार्रवाई हुई, ये हम सबके सामने है। मैं ये समझना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी खामोश हो जाते हैं और जनता सवाल भी नहीं पूछती है। दिलीप सर, आखिर क्या मसला है? या मीडिया मैनेजमेंट का ये जो है ये नतीजे दिखते हैं कि मीडिया मैनेज कर लिया जाता है। जैसे बहस हो रही है कि क्या भारतवर्ष का ही नाम बदला जा रहा है, क्या रिपब्लिक ऑफ इंडिया बदलकर रिपब्लिक ऑफ भारत कर दिया जाता है, यानी कि हर रोज जो हेडलाइन मैनेज कर ली जाती है। इससे जो इस तरह के जो मसले हैं जो जनता से सीधे सीधे जुड़े हैं वो दबा लिए जाते हैं। काफी हद तक मीडिया मैनेजमेंट हो गया, मीडिया मैनेज हो गया है। ये बहुत साल पहले बीजेपी में इंटरनल बैठकें होती थी, उसमें मीडिया मैनेजमेंट कैसे करा जाए उसकी चर्चा होती थी। वो वैसे पॉजिटिव तरीके से होती थी कि किस तरह से हमारे संबंध रहेंगे। फिर भी उस जमाने में मैं कहा करता था कि आप ये मैनेजमेंट शब्द का मत इस्तेमाल करिए। मैंने इसके साथ रिलेशन कैसे होंगे, मीडिया के साथ कैसे हमारा इंटरेक्शन हो, ऐसी कोई बात होनी। आप मीडिया को जब मैनेजमेंट करने की बात करते हो, मीडिया मैनेजमेंट मतलब आप कुछ तरह से उसको कंट्रोल करना चाहते हो। हमने देखा ये काफी हद तक हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं तो पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने वाला हूं। अभी भी कुछ मीडिया बचे हुए हैं जो सत्य दिखाता है। दूसरी बात ये हुई, सोशल मीडिया बहुत बढ़ गया। अब शुरू में ये हुआ कि मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया भी कंट्रोल हो गया था। पहले पता था भारतीय जनता पक्ष को इस तरह, और खास करके नरेंद्र मोदी को और उसकी टीम को, कि सोशल मीडिया कितना यूजफुल है और उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। अब आगे जाके ये हुआ, आपको तो सबको पता चल गया है, अब तो ये फ्री फॉर ऑल हो गया है सोशल मीडिया में। अब सब कोई आके अपनी बात कर सकते हैं। तो अब कुछ हद से सोशल मीडिया पे किसी का कंट्रोल नहीं रहा है। वहां बहुत सारे ऐसे वॉइसेस है, जो बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ रही, वो आ रही है। और बहुत सारी चैनल भी है, बहुत सारी चैनल जो सीधी मीडिया सोशल मीडिया पे भी चलती है, वो अभी सभी पहलू को दिखाती है, दोनों पहलू को दिखाती है। तो ये बिल्कुल कोशिश की गई थी कि कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन अब ये है, अब पब्लिक समझने लगी। जब तक ये खेल पब्लिक को समझ में नहीं आया था तब तक उसका बहुत ज्यादा फायदा था। अब इतना ज्यादा फायदा नहीं रहा। आपको ये जान के हैरानी होगी, बहुत सारे ऐसे दर्शक है, ऐसे व्यूअर्स है, वो बिल्कुल एक आइडेंटिफाई करते हैं। अगर अच्छा कोई एक चैनल आया, एक एंकर आया, उनको पता ही है क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, उसको एक स्लॉट में कर देते हैं।
ये मिडल वाला है, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला है, ये ऑपोजिशन वाला है, ये सत्ताधारी पार्टी वाला है। लोग बिल्कुल बारीकाई से सबको देख रहे हैं। अब पता चल गया है, तो मैं मानता हूं जो बहुत हो गया 2014 के पहले जो फायदा होना था, लेकिन फिर भी ये चिंता की बात जरूर है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको अभी ये पता नहीं है कि क्या चल रहा है। जैसे ऑपोजिशन नई जो पीढ़ी है, हम ये कह सकते हैं नई पीढ़ी को, उनको ये लगता है कि ऑपोजिशन के सामने सवाल करना ये भी ठीक है, कर सकते हैं, मैं नहीं कहता आप उसको सवाल मत करो, लेकिन पहला सवाल जो सत्ता में बैठा है उनसे होता है। फिर अगर ठीक ठाक नहीं हुआ और ऑपोजिशन अपनी भूमिका नहीं कर रहा, सवाल पूछने की भूमिका अगर ऑपोजिशन नहीं करा, तो फिर ऑपोजिशन से भी मीडिया सवाल करेगा। लेकिन पहला सवाल हमेशा जो सत्ता में बैठे हैं उनका होता है। तो सत्ता से आज के दिन यही प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी बराबर 2014 के बाद से ललित मोदी के मामले में खामोश क्यों है? जब हम देखते हैं कि हरीश साल्वे कहते हैं कि बकवास है, भगोड़े नहीं है, तो हरीश साल्वे को ऐसा अब क्या करना चाहिए ताकि जनता का जो भरोसा है, क्योंकि वो वन नेशन वन इलेक्शन में सदस्य हैं, वो उन बातों पर चर्चा करेंगे, अपने मशवरे देंगे, सलाह देंगे, सुझाव देंगे सरकार को कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। बहुत बड़े बदलाव की बात हो रही है सर, तो ऐसे में हरीश साल्वे को क्या करना चाहिए जिससे कि उन पर भरोसा लौट सके? अगर नहीं कर पाते हैं तो उनको प्रथम जो स्टेप लेना चाहिए, जो पहला कदम उठाना चाहिए मोदी सरकार को, इस समिति से हटा दिया जाना चाहिए। क्या आप उम्मीद करते हैं पहला तो ये कि मोदी सरकार उनको इस समिति से बाहर कर देगी, या आप उम्मीद करते हैं कि हरीश साल्वे की तरफ से शायद कुछ ऐसा आ जाएगा जिससे जनता उन पर भरोसा करने लग जाए? यहाँ आप वो सारी बात कर रही है जो एक मोरल लेवल पर जो होता है, जो पॉलिटिशियन करता है, एक मोरल ग्राउंड पर जो एक्शन लिए जाते हैं वो होता है। लेकिन यहाँ तो मोरल ग्राउंड पर तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। पूरे देश की राजनीति में आप देखिए कोई चीजें हो रही है क्या? जिस तरह की राजनीति चल रही है या जिस तरह के लोग सत्ता पर हावी हैं, उसमें हम कहाँ से मोरल ग्राउंड ढूंढेंगे? आप देखिए ना, बहुत सारे आरोप लगे सरकार पर, लगते लगातार 2 इंडस्ट्रियल हाउस पर सपोर्ट करने का आरोप लगता है कि एक सरकार केवल 2 अपने उद्योगपति मित्रों की मदद कर रही है। उसके बारे में बहुत सारे तथ्य भी पेश किए जाते हैं, लेकिन होता क्या है? वो आप कोई जांच होती नहीं है। कोर्ट में भी जाती है तो क्या होता है? आप देख रहे हैं कि कोर्ट में भी यदि एक सीनियर एडवोकेट इन्वॉल्व है तो आप कैसे किसी चीज के बारे में कह सकते हैं कि बिल्कुल जो विपक्ष चाहता है या जनता के जो मुद्दे हैं उन पर उनके अनुसार कार्रवाई हो जाएगी। आज की तारीख में आप देखिए हरीश साल्वे जी में जो उनका फर्स्ट रिएक्शन है वो सामने आ गया कि वो भगोड़े नहीं है, तो इसका मतलब वो ये मानते ही नहीं है कि उनको मोरल लेवल पर कुछ करना है। सरकार यदि कुछ करना चाहे, मुझे लगता है कि वो भी नहीं करेगी, क्योंकि जब सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं, जो मैंने आपको अपना पहला स्टेटमेंट था जिसमें कहा था कि वो एक एडवोकेट है, एडवोकेट एक क्लाइंट का केस ले सकता हो, और यही सरकार का तर्क होगा कि हमारी तो एक कमेटी है, अब उसको क्यों हटाएं? और यदि उनको खुद यदि चाहिए, देखिए ये तो हरीश साल्वे जी यदि चाहे कि उनको लग रहा है कि देश में बहुत सारे सवालात उनकी भूमिका को लेकर खड़े हो रहे हैं और वो उनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है, इतने बड़े वो लोग बड़े हैं देश में जी। ये आगे आकर उनको ये करना चाहिए कि वो कमेटी से अपने आप को अलग कर लें और जो है ये कहें कि सरकार फ्री है, आप किसी और को उसमें रख ले। और दूसरा ये करना चाहिए कि कभी भी देखिए, जो मैंने कहा ना कि आपके इतने क्लोज रिलेशन है और देश को लग रहा है कि ललित मोदी दोषी है, तो एक बार यहाँ आकर, वो वकील है उनके हरीश साल्वे जी, उनका केस लड़े, खुली अदालत में केस लड़ेंगे वो, और लड़ाई बताएं कि ये ललित मोदी कैसे निर्दोष हैं। इससे कम से कम ललित मोदी भी तो इस देश के नागरिक की तरह घूम सकेंगे ना, वो उनको करना चाहिए। और ये इनको मुझे लगता है कि तत्काल इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जी दिलीप सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल ये कि क्या सरकार जो है वो इस तरह की जो नैतिकता के जो प्रश्न हैं उससे अब इम्यून हो चुकी है? कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह के सवालों का कोई औचित्य ही नहीं रह गया बात जब नैतिकता की आती है? अडानी के मामले पर OCCRP ने इतना बड़ा खुलासा किया, सीधे सीधे नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया कि उनकी जो है एक क्लोज रिलेशंस वाले जो है अरबपति फैमिली ने इस तरह के घोटाले किए हैं और संरक्षण मिला है, उसके बावजूद उस पर कुछ एक्शन नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं। और अब जब ललित मोदी पार्टी में दिखते हैं तो भी ऐसा ही लगता है कि क्या फर्क पड़ता है? ऐसे सवालों का औचित्य ही क्या है? नैतिकता का सवाल तो शायद गुजरे जमाने की बात हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना जनता को ना ही सरकार को। दिलीप सर,
बिल्कुल जमाना तो चला गया, नैतिकता की बात अब रही नहीं। अब एक सीधा सा सवाल है, मेरी वोट बैंक में कोई असर डालेगा? अगर वोट बैंक में कोई फर्क पड़ रहा है तभी रिएक्शन देना है, बाकी हमारी वोट बैंक को अगर असर नहीं कर रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है। ये दो तरह से इनके सामने कुछ नहीं होगा। एक तो समय ही नहीं है, विशेष सत्र के पहले ये कमिटी शायद अपना रिपोर्ट दे भी दे, तो वो तो इतनी जल्दी हटाएंगे नहीं। और दूसरी बात है, अगर ऐसे जब भी ये से पहला मामला थोड़ा है, बृजभूषण से लेके बहुत सारे ऐसे मामले हैं, जितना ज्यादा आप क्रिटिसाइज करो उतनी सरकार स्टफ हो जाती है और कहती है आपके कहने से हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने उसको हटाया तो तुरंत एक स्वीकार हो जाता है कि कुछ गड़बड़ी है। ये सरकार कभी स्वीकार ही नहीं करती, वो कहते हैं हम तो कभी कोई गलती करते ही नहीं है, ये सब मुद्दे हैं वो हमारे जो लोग खिलाफ है ये खड़े करते हैं। तो वो नैतिकता वाली बात कोई नहीं है। वोट बैंक में अगर असर न हो किसी बात का तो वो बिल्कुल नैतिकता है उसके बीच में नहीं लाके न तो कोई डिसीजन लेंगे। और इस तरह के मामले पे इसमें प्रॉब्लम है कि इस तरह के जो मामले हैं वो पब्लिक को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि अगर हरीश साल्वे है, उनके अपने रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन वो जिस पद पे है जो कर रहे हैं और वहां जाके ललित मोदी से हिलते मिलते हैं और ये भी कहते कि वो भगोड़ा नहीं है, उनके बहुत गंभीर प्रश्नार्थ चिन्ह है, वो किस तरह से हमारे जीवन को नुकसान कर रहा है। वो बात आज विपक्ष के पास इतनी स्किल नहीं है कि लोगों को जाके समझाए कि क्या हो रहा है। बृजभूषण के सामने अगर कोई उनके सामने अगर केस हो गया, वो जाके अपने आप को साबित कर सकते हैं कोर्ट में और शायद वो निर्दोष हो जाएंगे। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो कितना गंभीर है, पूरी जो सिस्टम खराब हो रही है, वो सिस्टम जब खराब होगी तो आपको क्या नुकसान होगा? दिलीप सर, यहाँ पर विपक्ष के स्किल की बात है या फिर मीडिया मैनेजमेंट की बात है? मुद्दों का जवाब देने के लिए जी दिलीप सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो यहाँ पर विपक्ष के स्किल्स की बात है, स्किल्स का सवाल है या फिर मीडिया मैनेजमेंट की बात है? मीडिया जो है जनता से जुड़े जो अपनी जिम्मेदारी है, इस तरह की खबरों को प्राथमिकता ही नहीं देती, बल्कि उसको कवरेज ही नहीं मिल पाती है। तो ये तो मीडिया मैनेजमेंट का नतीजा लगता है मुझे। विपक्ष के स्किल्स की तो बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन जनता तक जब आवाज ही, सच्चाई ही नहीं पहुंच पा रही है तो जनता से ये मुद्दा जुड़ कैसे सकता है? सबसे प्रथम तो यहाँ पर भी जो है सरकार फंसती हुई नजर आती है। ये इतना बड़ा नेक्सस है, इस तरह से ये संगठित तरीके से चलाया जा रहा है कि जनता को सच से दूर रखने की पूरी कवायद दिखती है। दिलीप सर, नहीं ये बात सही है, लेकिन दोनों का है, मीडिया मैनेजमेंट वाली बात सही है, लेकिन मीडिया को अभी आपको समझना है मीडिया कैसे काम करता है। विपक्ष को भी ये समझना होगा कि किस तरह से हम हमारी बात पहुंचाएं। अब देखिए ये हो भी रहा है, हमने देखा है बहुत सारे विपक्ष के नेता है, वो जब डिबेट में आते हैं तो कम से कम एक बार तो बोल ही देते हैं कि आप कौन से एजेंडा लेके चल रहे हो, किस तरह से सवाल कर रहे हो। तो ये स्ट्रेटेजी कुछ करनी पड़ेगी आपको, ये स्ट्रेटेजी आपने उस लेवल पे की है और आप जब पब्लिक के बीच में जाते हो, दोनों पैरेलल चलता है। बिल्कुल मीडिया मैनेजमेंट हो रहा है, उसके सामने आपको भी अपना करना होगा। और ये प्रॉब्लम ये है कि जब हम चर्चा कर दिया तो हमारे लेवल पे या तो शहरों में लोग रहने वाले या तो एक टिपिकल वोट बैंक में जो असर करता है, उसके सिवा हमारे देश में बहुत बड़ी ऐसी वोट बैंक है, इतने बड़े हमारा जो क्लास है वो आज भी सिर्फ सोशल मीडिया में कुछ जो फॉरवर्ड आता है वो देखते हैं। वो अखबार पहले भी नहीं पढ़ते थे, अब तो वैसे भी कम होने लगे, टीवी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, लेकिन टीवी में तो सबसे ज्यादा मैनेज हो रहा है। तो उन लोगों को जो मैसेज पहुंचाना होता है वो लोग वो काम करते हैं जो नेता होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं। तो ये भी जरूरी है, मीडिया मैनेजमेंट बिल्कुल है, उसका हम मना नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ ये स्किल कहे या जो भी कहे, चालाकी कहे, ये है एक बात, अपनी बात को किस तरह से पेश करना वो करना पड़ेगा आपको। मैं नहीं कहता हूं जो हो रहा है वही लेवल पे करे या तो ऐसे बेशरम होके करे, उसके सिवा भी कह सकते हैं। अपनी एक भाषा होती है, एक जो क्लास है अलग से, जो ये थोड़ा सा हट के चल रहा है, उनकी एक अलग भाषा है, उनका एक समझने का तरीका है, वो भी करना होगा, मैं ये मानता हूं। जी, जब विशेष सत्र का आयोजन हुआ है, इन 5 दिनों में ये जो मुद्दे हैं, चाहे वो OCCRP का मुद्दा हो या फिर हरीश साल्वे की पार्टी का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर यकीनन कह सकते हैं कि विपक्ष जो है आवाज़ उठाएगी, और जब विपक्ष आवाज़ उठाएगी तो फिर कहा जाएगा कि सत्र चलने नहीं दिया जा रहा है। जनता के सवालों को जब उठाया जाता है तो ये कहा जाता है कि शोर मचाया जा रहा है, सदन की कार्रवाई में बाधा डाली जाती है। ये किस तरह का जो हम शासन देख रहे हैं, जो भारत में एक अब हम सब ने जो है इसको एक्सेप्टेंस दे दी है, स्वीकार लिया है कि ऐसे ही चलती है संसद।
बिल्कुल देखिए, अब जब संसद का सत्र होने वाला है, वो भी एक विशेष सत्र है, और उस सत्र में भी यदि हंगामा होगा, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है जिसने ये विशेष सत्र बुलाया है। जी। अब यदि एक पिक्चर सामने आई है, एक गठजोड़ सामने आया है कि नेक्सस है ये इस तरह का, तो विपक्ष तो उठाएगा ना। भाई ललित मोदी को लेकर इतने दिनों से बात चले, ये वही ललित मोदी उसी मोदी का हिस्सा है जिसको लेकर राहुल गांधी पर बात हुई है, तो वो विपक्ष क्यों नहीं उठाएगा? क्या ये इंटेंशनली हो रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि सरकार चाहती है कि 5 दिन के सत्र भी हंगामे में बीत जाए, विपक्ष आए नहीं, विपक्ष के बिना पूरा सत्र हो जाए, ताकि वो जो बिल पास करना चाहते हैं वो कर लें। बहुत सारी चीजें तो बड़ी अजीब सी हो रही है ना। आप ये बताइए कि जो जब तक हम लिखते थे रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखते थे, यदि अभी G20 के इन्विटेशन में आपको रिपब्लिक ऑफ भारत किस स्थिति में लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, क्या चेंज हुआ है ऐसा? क्या आप ये जो है उसको लिख रहे हैं, आप ऑफिशियल इन्विटेशन में लिख रहे हैं? तो जब तक पार्लियामेंट में या कहीं कोई चीज नहीं हो, तब तक आप अपने मर्जी से चेंज कर देंगे क्या? क्या इसको हम ये नहीं मानेंगे कि आप एंटी नेशन बात कर रहे हैं, या आप इस तरह की चीजें आप जानबूझ के चीजों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये जो है किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज तो यही है कि लोग सब जानते हैं, लेकिन सब जानते हुए भी आप बंद करके बैठे हुए हैं। और आप देखिए, जब वोट पॉलिटिक्स आती है तो क्या करते हैं लोग? यही लोग फिर कांग्रेस को बात गाली देने लगेंगे, फिर जो है कहीं पास्ट में जाके फिर यदि वो मुगल इतिहास की तरफ जाएंगे, बहुत सारी बातें अलग तरह की करेंगे और वो वोट दे देंगे। महंगाई की कौन बात कर रहा है? विपक्ष मुद्दा उठाता है, टमाटर का इतना बड़ा मुद्दा था देश में, 300 रुपए से ऊपर टमाटर बिका। क्या सरकार ने कोई एक्शन लिया? क्या कोई उन्होंने, सरकार ने अपनी तरफ से उनका कोई अप्रोच नहीं था कि हम प्राइस को नीचे करें। हमने आरबीआई गवर्नर को सुना कि सब महंगाई ऐसे बढ़ती है कि टमाटर यदि महंगा हो गया तो महंगाई हो गई, टमाटर सस्ता है तो सस्ता है। इस तरह के तर्क दे रही है सरकार, नहीं दे रही है। अजीब तरह से जो है एक जो मिमिक्री होती है ना, ये सरकार में हो रही है। जी दिलीप सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि वही भारत है जहाँ पर किसानों की जो प्रॉपर्टी है वो कुर्क कर ली जाती है, अगर वो कर्ज जो है नहीं चुका पाता वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन अमीरों को संरक्षण। कई रिपोर्ट पीछे आई कि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही जो है भारत की जो इकोनॉमी है, जो दर्शाई जाती है कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तो ये जो फ़ायदा है वो चुनिंदा लोगों को मिला है। और वो चुनिंदा लोग कौन है? शायद वो भी हो सकते हैं जो हरीश साल्वे की पार्टी में है। ये बार बार जो है सच सामने आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद जब चुनाव की बात आती है तो ऐसा क्या हो जाता है कि जनता का जो वोटिंग पैटर्न है वो बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ज़्यादा विश्वसनीयता दिखाता है सर? दिलीप सर जी, बात तो सही है। अब तो ऑफिशियल फिगर आ गया है, 10.5 लाख करोड़ से ज्यादा राइट ऑफ कर दिया गया। मतलब आपने कुछ पेपर पे एक चित्र बनाया और कह दिया ठीक है ये माफ हो गया, कर्जा खत्म हो गया। अब ये एक ग्रुप पे 6,500 करोड़ का उनको बैंक लोन ली थी, उन्होंने 1,500 करोड़ दे दिए, 5,000 करोड़ माफ हो गया। ये तो बिल्कुल ऑफिशियली सब कुछ चल रहा है। और अगर छोटी सी लोन लेने वाला कोई है तो उनका तो व्हीकल उठा के ले जाएंगे। अगर आपने कार लोन ली है तो आपकी तो कार उठा के ले जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा राइट ऑफ हो जाए 6,500 करोड़ से, उसमें से 1,500 करोड़ दे दो, 5,000 करोड़ छोड़ दो। न तो उनके बंगले को कुछ होता है, न तो उसकी एसेट्स को कोई होता है। ये जो चले गए थे तब ये कहा था कि हमने सब अटैच कर लिया, हमने उनके विमान ले लिए, उनके बंगलो ले लिए, उसकी जमीन ले ली, जायदाद ले ली। लेकिन क्या हुआ? उनका जवेरात ले लिया। हुआ क्या, कितना वसूल हुआ वो तो हमें कभी पता नहीं चला। लेकिन फिर भी ये बार बार क्यों जीतते हैं? बात तो सही है, जैसे हम दो कहते हैं, मैथमेटिक्स है और केमिस्ट्री है, इलेक्शन में दोनों चलता है। तो बहुत क्लियरली है जो बाकी वोट्स है, एनडीए को जो टोटल वोट मिले थे उनको तो 39% तक पहुंचे थे, बाकी जो पूरा वोट था उनसे अलग है। लेकिन हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है इसमें अगर आपको एक को सबसे ज्यादा फर्स्ट पास द पोस्ट, आपको 3 लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं और एक को 36 मिल गया 36%, वो जीत जाएगा। 35 वाले 2 लोग हैं वो नहीं जीत पाएंगे। तो एक उसमें मैथमेटिक्स भी है, आंकड़ों का गणित है। और इस बार ये कॉन्टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, इसीलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है आप विचारधाराओं को छोड़िए, हमारे में क्या आपस में प्रॉब्लम वो छोड़िए, हम तो एक करके लड़ेंगे, मतों का बिखराव नहीं होने देंगे। तो अगर मतों का बिखराव नहीं होगा तो पूरा चित्र पलट जाएगा। तो ये तो बहुत सीधी सी बात है। गुजरात की बात बार बार की जाती है कि बहुत मजबूत है भारतीय जनता पक्ष, सही बात है, मजबूती है, ये 30 साल से जीत के आ रही है। लेकिन यहाँ भी
ये लास्ट इलेक्शन को आप छोड़ दीजिए क्योंकि थ्री कॉर्नर कॉन्टेस्ट था, लेकिन उसके पहले जो 4 इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच 10% के आसपास एक फासला रह गया था, 10 से 12%। इसका मतलब है कि अगर कांग्रेस 5% गेन कर ले तो दोनों बराबरी पे आ जाते थे। तो ये 10 या 15% वोटों का एक गणित होता है। वो गणित बिठाने के लिए आपको केमिस्ट्री चाहिए। वो केमिस्ट्री क्या है? वो जो मैं अभी बात कर रहा था, लोगों से बात करना, लोगों को समझाना, और जब इलेक्शन हो तब ऐसे मुद्दे खड़ा करना कि बाकी सब आप भूल जाओ और कुछ एक मुद्दे पे आके आप वोट कर दो। आपका खुद का जो आप समझते हैं महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, सबको पता है मेरा बेटा घर पे बैठा है, नौकरी नहीं मिल रही है। गुजरात में बाहर से आके सबको जॉब मिलता है, बाहर से अगर कोई आ जाता है श्रमिक तो यहाँ उनको मिल जाएगी जॉब, सही बात है, सबसे ज्यादा नौकरी दे रहे हैं गुजरात, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन गुजरात में जो है, जो व्हाइट कॉलर जॉब चाहते हैं, या तो जिन्होंने कॉलेज में लाखों रुपया की फी भर के वो जॉब करना चाहता है, उसकी क्या हालत है, उनको नहीं मिल रही है। ये भी एक वास्तविकता है। लेकिन जब इलेक्शन आता है तो कुछ बात और हो जाती है। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स है हमारी भारत की जो इलेक्शन है पूरी, उसको समझना और समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन और अभी जो चित्र है उसमें बीजेपी मजबूत है जरूर, लेकिन ये कभी भी चित्र अलग हो सकता है। और वही मैं कह रहा हूँ, विपक्ष मुझे लगता है थोड़ा सा वो समझा भी 2014 में क्या हुआ था और 2019 में क्या हुआ था, वो लोग समझ चुके थे। 2014 में एक माहौल खड़ा हुआ था और एक एस्पिरेशन खड़ा हुआ था, तो बहुत सारे ट्रेडिशनल वोटर जो कांग्रेस और प्रादेशिक पार्टियों के साथ से उन्होंने शिफ्ट किया। और 2019 में हम जानते हैं पुलवामा और बालाकोट वगैरह हो गया, वो भी शिफ्ट हुआ। तो ये हो सकता है और नहीं होगा ऐसा हम नहीं कह सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। लेकिन ये सवाल है कि क्या वापस से जो बीजेपी की जो राजनीति है, जो कि चुनाव केंद्रित राजनीति दिखती है, वो राष्ट्रवादी ही किसी मुद्दे पर जो है ये चुनाव लड़ा जाएगा, और हरीश साल्वे की दोस्ती किससे है, नैतिकता की जो बात है, या फिर भ्रष्टाचार पर ये जो चुनिंदा कार्रवाई, चुनिंदा मामलों पर कार्रवाई की होती, ये सब जो मुद्दे हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं, इन पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि जनता को जो है सीधे सीधे एक राष्ट्रवादी मुद्दा थमा दिया जाता है कि पूरे जो भारत में है, जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की कोशिश हो रही है, ये वन नेशन वन इलेक्शन भी हो सकता है। ये कोशिशें दिख रही है, लेकिन जनता को जागरूक होना चाहिए कि उनसे सीधा जुड़ा जो मसला है वो क्या है। अगर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात है, जो कि पिछले दरवाजे से उनका ही पैसा है, और इस पे क्या कार्रवाई हो रही है, जो वो पैसा लेकर विदेश भाग जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी दिनेश सर आपका भी और दिलीप सर आपका भी कि आप आए स्ट्रेट टॉक में और अपनी बात आपने रखी, और हमने ये समझने की कोशिश की कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी खुद की छवि पर बार बार ऐसे सवाल उठाए जाते हैं, वो खामोश क्यों रह जाते हैं। जनता भी उनसे खुलकर जो है सवाल क्यों नहीं करती, क्योंकि जनता के सामने कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी जो मुद्दा है वो परोस दिया जाता है, और जो गोदी मीडिया है, जो राष्ट्रीय प्रमुख मीडिया है, वो भी इन सब खबरों को कवरेज भी नहीं देता है। आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें कि आपको स्ट्रेट टॉक कैसा लगता है। कोई शिकायत है तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है info@justbroadcasting.com पर, और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके फीडबैक का हर रोज़ इंतज़ार रहता है। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।